हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं इसी में साथ सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके पहले 4 महाद्वीप और आते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं महाद्वीप की। तो स्टूडेंट्स, महाद्वीप की वास्तविक स्थिति जानने से पहले हम थोड़ा सा बाकी के महाद्वीप के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, ये 5वें नंबर का महाद्वीप है। और इसके पहले चार महाद्वीप और आते हैं। तो वैसे तो पूरी दुनिया को 7 महाद्वीप में बांटा गया है। तो वह 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। नंबर 1 आपका जो पहला महाद्वीप है एशिया। एशिया के बाद दूसरा जो नंबर आता है वह आता है अफ्रीका। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर आता है अफ्रीका, और नंबर 3 पे आता है फिर उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, और नंबर 5 में इसका नाम आता है अंटार्कटिका। इसके बाद आता है नंबर 6 यूरोप, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह क्षेत्रफल के आधार पर ये दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इस महाद्वीप की वास्तविक स्थिति कुछ इस तरह है। महाद्वीप पर बर्फ की मोटी परत सदैव जमी रहती है। यानी ये जो महाद्वीप है इसके ऊपर बर्फ की मोटी परत हमेशा जमी रहती है, इसलिए यहाँ अत्यंत ठंड पड़ती है और तेज हवाएं चलती रहती हैं। यानी हमेशा बर्फ की चादर से ये ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ ठंड भी पड़ती है। यहाँ की जलवायु बहुत अधिक कठोर है और यह संसार का सबसे ठंडा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। यहाँ शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान -85 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यानी इस महाद्वीप में जब शीत ऋतु आती है तब यहाँ पर तापमान यहाँ का -85 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यानी हमें माइनस में पहुँच जाता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, -85 से लेकर -90 डिग्री तक। एवं अधिकतम जो यहाँ का तापमान रहता है वह -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रीष्म ऋतु में होता है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ का तापमान होता है कभी, तो वह होता है -60 डिग्री, और वो भी कब? ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी की ऋतु में होता है। तो इस तरह हमेशा यहाँ पर जो तापमान है वह माइनस में ही रहता है। शीत ऋतु में तो रहता ही है, ग्रीष्म ऋतु में ये माइनस में रहता है। पूर्वी अंटार्कटिका अधिक ऊंचा होने के कारण पश्चिमी भाग से भी अधिक ठंडा रहता है। यानी ये जो इस महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है वह पश्चिमी महाद्वीप से ज़्यादा ठंडा है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है, यानी इस महाद्वीप में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण इस क्षेत्र को विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। तो वर्षा कम होती है और बर्फ जमी रहती है, इस कारण ये दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल इस क्षेत्र को कहा जाता है। वैसे आपने गर्म मरुस्थल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये मरुस्थल जो होते हैं वो गर्म होते हैं। जैसा कि सहारा जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, हमारे देश भारत में थार का मरुस्थल है जो कि गर्म होते हैं। तो मरुस्थल गर्म होते हैं, लेकिन इस महाद्वीप को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। और मरुस्थल जहाँ कुछ भी होता नहीं है, पैदावार उजाड़ भूमि होती है, उसे हम मरुस्थल कहते हैं। तो ये ठंडा मरुस्थल है। अंटार्कटिका में ग्रीष्म ऋतु नवंबर से फरवरी तक होती है और इस अवधि में यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता। इस महाद्वीप में शीत ऋतु मई से अगस्त तक होती है और इस अवधि में अंटार्कटिका में सूर्य उदय नहीं होता। तो यानी यहाँ जो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर गर्मी की ऋतु और सर्दी की ऋतु दोनों ही बाकी दुनिया के महाद्वीपों से और बाकी देशों से अलग समय में होती हैं। और जैसा कि हमारा देश भारत जो कि एशिया महाद्वीप में आता है, हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से लेकर, मार्च के महीने से स्टार्ट होती है और जून जुलाई तक रहती है। लेकिन यहाँ पर जो शीत ऋतु होती है वह मई से स्टार्ट होती है और अगस्त तक चलती है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो होती है वह होती है नवंबर से फरवरी तक, जबकि हमारे देश में उस समय शीत ऋतु होती है। तो इस तरह यहाँ का जो मौसम का सिस्टम है, जो
ये थोड़ा सा बाकी मतलब कि हमारे देश से और बाकी महाद्वीपों से अलग हटके हैं। और जब शीत ऋतु होती है तब यहाँ पर सूर्य उदय नहीं होता, और जब ग्रीष्म ऋतु होती है यानी कि गर्मी की जब ऋतु होती है तब यहाँ पर सूर्य अस्त नहीं होता है। तो यह भी थोड़ी सी अलग हटके यहाँ की जो चीज़ें हैं, इसलिए भी ये चीज़ें भी इसे दुनिया की बाकी महाद्वीपों से अलग बनाती हैं। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी रोशनी अक्सर यहाँ पर दिखाई देती है। यानी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और यह दक्षिणी रोशनी अक्सर यहाँ पर दिखाई देती है। ऑरोरा जो होती है ऑस्ट्रेलिस रंगीन और सफ़ेद रंग की दमकती हुई रोशनी होती है, जो सौर और कॉस्मिक विकिरण में दिखाई पड़ती है। इससे यहाँ शीत ऋतु या रात में हल्का प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए मतलब इससे ये जो रोशनी दमकती हुई दिखाई देती है, जिसे हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं, ये सब सफ़ेद रंग की चमकती हुई दमकती हुई रोशनी होती है, जो कि सौर और कॉस्मिक विकिरण में दिखाई देती है, और इससे शीत ऋतु या रात में हल्का प्रकाश दिखाई देता है शीत ऋतु के मौसम में, इसके कारण। अब हम बात करेंगे इस महाद्वीप की वनस्पति एवं जीव जंतु की। तो अंटार्कटिका की अत्यंत ठंडी जलवायु व न्यूनतम वर्षा, बंजर भूभाग, सूर्य प्रकाश की कमी पेड़ पौधों के विकास में बाधक है। यानी अंटार्कटिका की जो जलवायु है किस तरह की है, वहाँ न्यूनतम वर्षा होती है, मीन्स नाम मात्र की वर्षा होती है। और यहाँ पर भूमि कैसी है, वहाँ की उपजाऊ भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, और सूर्य के प्रकाश की भी वहाँ पर बहुत कमी होती है। और यहाँ पर ये जितनी भी यहाँ पर मैंने कारण बताए हैं, ये सभी कारण पेड़ पौधों के विकास में बाधक होते हैं, इनकी कमी के कारण पेड़ पौधों का विकास नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति है वह नाम मात्र की होती है, मतलब ना के बराबर होती है। और जिन क्षेत्रों में भी वह उगती है तो वह गर्मी के कुछ सप्ताहों में ही पनप पाती है। वैसे तो यहाँ वनस्पति होती नहीं है, लेकिन अगर होती भी है तो वह सिर्फ, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गर्मी के कुछ सप्ताहों में ही वनस्पति पनपती है। और वह कौन कौन सी है यहाँ की वनस्पति, तो यहाँ की जो वनस्पति है वह है लिचेन, शैवाल एवं कवक। कवक को हम फफूंद भी कहते हैं। तो यह इस महाद्वीप की वनस्पति है। यहाँ अंटार्कटिका में लिचेन की 200 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। जो लिचेन नाम की वनस्पति है, यहाँ इस महाद्वीप में 200 से भी अधिक प्रकार की लिचेन नाम की प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी लिचेन की प्रजातियां 200 से भी ज़्यादा हैं। तो यह इस महाद्वीप की वनस्पति है। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के जीव जंतु की। भूभाग के जीव अत्यंत सूक्ष्म अकशेरुकी हैं। कैसे हैं ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो यहाँ के जीव अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे अकशेरुकी हैं। लेकिन समुद्री जीव जंतुओं में पैगविन, नीली व्हेल, फर सील, एल्वेस्ट्रॉस एवं क्रिल मछली हैं। यानी कि वैसे तो यहाँ जीव बहुत मतलब कि है नहीं, और जो हैं वो बहुत मतलब कि छोटे होते हैं। लेकिन जो समुद्री जीव हैं उनमें पैगविन, नीली व्हेल, फर सील, एल्वेस्ट्रॉस एवं क्रिल मछलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में फर सील, व्हेल मछली, क्रिल मछली व टूथ फिश के शिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में अवैध शिकार व मछली पकड़ने के कारण इन जीव जंतुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा हो गया था। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने मतलब कि कुछ यहाँ पर अवैध शिकार किए और मछली पकड़ने के कारण इन जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, इसलिए यहाँ पर बैन लगाया गया था। क्रिल मछली अंटार्कटिका समुद्री जीव जगत के विकास में एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी जो क्रिल नाम की यहाँ मछली है जो कि इस महाद्वीप में पाई जाती है, वह अंटार्कटिका के समुद्री जीव जगत में विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और क्रिल जो मछली है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो क्रिल जो मछली है वह झुंडों में रहती है, जो कि व्हेल, सील, पैगविन व पक्षियों का आहार है। मतलब क्रिल मछली को व्हेल, सील, पैगविन और पक्षी खाते हैं। क्रिल से कई उत्पाद बनते हैं, जैसे कि मॉस, किल पेस्ट व किल प्रोटीन। तो क्रिल मछली से कई उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से? मॉस, किल पेस्ट व किल
प्रोटीन, तो ये सभी उत्पाद क्रिल मछली से बनाए जाते हैं। तो इस तरह कुछ मछलियाँ और कुछ समुद्री जीव ही इस महाद्वीप के जीव जंतु हैं। दुनिया के बाकी समुद्र मतलब कि जीव जंतु यहाँ पर नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे इस महाद्वीप के संसाधन की। तो कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन या खनिज इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के नीचे मूल्यवान खनिज भंडार छिपे हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसमें बर्फ की चादर के नीचे कई मूल्यवान खनिज छिपे हुए हैं, यानी उनके भंडार हैं, और इनकी खोज लगातार जारी है। मतलब इनकी खोज चल रही है। अब तक कोयले, लौह अयस्क तथा तांबे के थोड़े भंडारों का पता चला है। यानी कि अब तक जो खोज यहाँ पर वैज्ञानिकों ने की है, उससे यहाँ पर कोयले, लौह अयस्क तथा तांबे के थोड़े भंडारों का यहाँ पर पता चला है कि ये मतलब कि ये जो खनिज पदार्थ हैं वह इस महाद्वीप में हैं। लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण व्यापारिक स्तर पर इन खनिजों का उपयोग अभी नहीं हो सका है। यानी जिन खनिजों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे लौह अयस्क हो, कोयला हो और चाहे तांबा हो, इनका उपयोग अभी भी मानव के लिए नहीं हो पा रहा है और व्यापारिक स्तर पर इनका यूज नहीं हो सका है। संसार के मीठे पानी की 90% भंडार बर्फ के रूप में अंटार्कटिका में संचित है। यानी पूरी दुनिया संसार के मीठे पानी की संसार के 90% बर्फ के रूप में, मतलब कि मीठे पानी के रूप में यहाँ पर जमा है। क्या है? तो संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में इस महाद्वीप में जमा हुआ है, यानी इकट्ठा है। अंटार्कटिका आकार में बड़ा है। कैसा है ये महाद्वीप? आकार में ये काफ़ी बड़ा है यह महाद्वीप, लेकिन अभी भी भौतिक दृष्टि से यह मानव जाति को लाभ नहीं दे सका है। यानी भले ही यह बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन भौतिक रूप से यह मानव जाति को कोई लाभ नहीं दे सका है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, यह वैज्ञानिकों को, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, उन्हें ये पृथ्वी के बारे में जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। मतलब ये जो वैज्ञानिकों के लिए खोज करने के अनोखे अवसर देता है, इसलिए इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के निरीक्षण केंद्रों में रहने के लिए अच्छा वातावरण बना लिया है। यानी जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने निरीक्षण केंद्रों में रहने के लिए, स्वयं के रहने के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया है। यहाँ विशेष प्रकार के स्थायी आवास गृह बनाए गए हैं। कैसे बनाए गए हैं? स्थायी आवास गृह बनाए गए हैं, और ये जो आवास गृह हैं, यहाँ की कठोर जलवायु तथा भयंकर झंझावातों का मुकाबला करके टिके रहते हैं। यानी ये जो रहने के लिए उन्होंने आवास बनाए हैं, वह आवास, वह घर उस अंटार्कटिका महाद्वीप की जो कठोर जलवायु है तथा भयंकर तूफानों को झेल कर भी वह टिके रहते हैं। तो उनकी खास बात क्या है कि इतनी कठोर जलवायु में और कई तूफानों को सहन करने के बाद भी वह उस मौसम में टिके रहते हैं। विशेष प्रकार के वस्त्र, डिब्बेबंद खाद्य पदार्थ, स्टोव और विशेष प्रकार की मोटर गाड़ियाँ, वायुयान इस महाद्वीप के निरीक्षण केंद्रों में लाई जाती है। यानी जो भी यहाँ पर साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग अपनी खोज करने के लिए जाते हैं और जब उन्हें वहाँ रहना पड़ता है, तो उन्होंने उस मौसम के हिसाब से, वैसे तो वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन चूंकि जब साइंटिस्ट लोग होते हैं, जब अपनी खोज के लिए, अपनी कुछ रिसर्च के लिए जब वो वहाँ जाते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पर अपने रहने के लिए आवास बनाए हैं, और उस मौसम में व्यक्ति, साइंटिस्ट लोग रहकर जीवित रह सकें, उसके लिए उन्होंने सारी चीज़ें अलग तरीके से तैयार करवाई हैं। वहाँ उस मौसम के पहनने के हिसाब से कपड़े, वहाँ डिब्बे पैक खाना, और आग के लिए, मतलब कि ऊर्जा के लिए, गर्मी के लिए स्टोव, विशेष प्रकार की वहाँ उस बर्फ़ में चलने के लिए गाड़ियाँ और वायुयान, इन सब चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने की है। जैविकीय अध्ययन, बर्फ़ की चट्टानों के नीचे जीवन के अस्तित्व तथा खनिज संपदा की उपस्थिति की संभावनाओं को खोजने का प्रयास विशेष अनुसंधानों द्वारा शुरू किया गया है।
यानी जैविकी अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि बर्फ की चट्टानों के नीचे जीवन के अस्तित्व तथा खनिज संपदा की उपस्थिति की संभावनाओं को खोजने का प्रयास वहाँ पर अभी किया जा रहा है और जारी है। आने वाले समय में हो सकता है उसमें वैज्ञानिकों को कुछ सफलता प्राप्त हो। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों की, यानी हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। तो अंटार्कटिका ये जो महाद्वीप है उसमें भारतीय जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो भारतीय साइंटिस्ट हैं, उन्हीं क्या सफलता मिली है या उन्होंने वहाँ पर क्या किया है। तो सन 1982 से लेकर 2006 की अवधि में भारतीय अभियान दल अनेक बार अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा पर गए हैं। यानी सन 1982 से लेकर 2006, यानी 1982 से लेकर 2006 तक 24 सालों में की अवधि में भारतीय वैज्ञानिकों के कई दल अंटार्कटिका जाकर आए हैं। भारत ने अंटार्कटिका में पहला मानव रहित केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम से 1982 में स्थापित किया था। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने पहला मानव रहित, जिसमें मानव नहीं मतलब कि कोई रहेगा नहीं वहाँ पर, मानव रहित केंद्र जिसका नाम उन्होंने दक्षिण गंगोत्री रखा था, उसकी खोज 1982 में मतलब की थी और वहाँ उन्हें 1982 में स्थापित करके भारतीय साइंटिस्ट आए थे। भारतीय दल ने अंटार्कटिका के रास्ते में एक समुद्री पर्वत की भी खोजा है जिसका नाम इंद्र रखा है। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के रास्ते में एक समुद्री पर्वत खोजा, यानी समुद्र के अंदर पर्वत खोजा है और इस पर्वत का नाम इंद्र रखा है। तो ये भारतीय वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा 1988 से लेकर 1989 में 8वें भारतीय दल ने दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर दूरी पर मानवयुक्त मैत्री केंद्र की स्थापना की है। यानी कि 1982 में जो मानव रहित केंद्र की स्थापना भारतीय साइंटिस्टों ने की थी, इसके बाद 1988-89 में 8वें जो वैज्ञानिकों का दल अंटार्कटिका गया था, वहाँ पर उन्होंने दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक मानवयुक्त केंद्र की स्थापना की है। यानी वहाँ पर जाकर मानव रह भी सकते हैं। तो इस तरह ये उपलब्धियाँ भारतीय वैज्ञानिकों की रही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका अंटार्कटिका महाद्वीप जिसके बारे में हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जितना इस महाद्वीप के बारे में हम जानते हैं उतना ही लगता है कि बहुत कम हमने इसके बारे में जाना है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है बहुत ही ठंडा वीरान महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा और वीरान महाद्वीप है। यहाँ तेज तूफानी हवाएं चलती हैं। कैसी हवाएं चलती हैं? बहुत ही तेज और तूफानी हवाएं चलती हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यानी ये जो महाद्वीप है इसके चारों तरफ क्या है? बर्फ ही बर्फ है। इस कठोर जलवायु में जीवन बहुत ही कठिन है। तो इस ऐसी जो जलवायु है वहाँ की, इसलिए वहाँ पर जीवन बहुत ही कठिन है। इसलिए मनुष्य यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। मतलब इस तरह की जलवायु है, इसलिए वहाँ पर लोग स्थायी रूप से नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह ही दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई स्थायी रूप से रह नहीं सकता, या स्थायी रूप से तो रह ही नहीं सकता, साथ ही कोई रहता ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया के जो बाकी 6 महाद्वीप हैं उन पर लोग रहते हैं, लेकिन बस यही एक महाद्वीप है जहाँ कोई नहीं रहता और स्थायी रूप से तो रह ही नहीं सकता। कई देशों ने अपने यहाँ पर शोध केंद्र बनाए हैं। मतलब कई देशों के लोगों ने यहाँ पर अपने शोध के केंद्र बनाए हैं। मीन्स यहाँ पर उन्होंने अपनी मतलब कि खोज करने के लिए, कई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, रिसर्च करने के लिए केंद्र बनाए हैं, जिसमें शोध के दौरान समय समय पर लोग यहाँ पर अस्थायी रूप से रहते हैं। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने अपने शोध के लिए अस्थायी वहाँ पर केंद्र बनाए हैं और जब जब आवश्यकता पड़ती है वह वहाँ पर जाकर अस्थायी रूप से रहते हैं और अपनी खोजों का जारी रखते हैं, खोजों का काम करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।